हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक नया चैप्टर करने वाले हैं, अप्पू के साथ 2.5 साल, जो कि लिखा है सत्यजीत रॉय ने। और ये हमारा HPSC PGT के लिए और KVS PGT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं लास्ट में पहले हम सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवरअप करेंगे। आप नोट्स बनाते रहिएगा, साथ में पेन लेके रखिएगा, साथ में पेन और नोटबुक, ताकि प्रॉपर एक छोटे छोटे नोट्स बनाते रहेंगे। इससे कि आप लोगों को रिवीजन करने में इजी रहेगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप पिछले वाला पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि एक एक लाइन से क्वेश्चंस बन रहा है, ठीक है? तो अच्छे से ध्यान देके हम इसको पढ़ेंगे और उसके बाद में लास्ट में हम MCQ सोल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और ये बिल्कुल फ्री क्लास है, आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छी तकनीक वहाँ है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। ये लिखा है सत्यजीत रॉय ने, ठीक है? इनकी जो पटकथा है उसके 16 के जो साक्षात्कार से लिया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर में, आपके एग्जाम में दे दिया सकता है कि अच्छी तकनीक वहाँ है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े, किसने लिखा है, और या फिर सत्यजीत रॉय ने किस में लिखा है। तो आपको याद रखना होगा कि पटकथा 16 के या 16 के साक्षात्कार से ये लिया गया है। नेक्स्ट है सत्यजीत रॉय के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। इनका जन्म हुआ था 1921 में, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। तो सारी जो कहाँ स्टोर मतलब हैं इनके, कहाँ मतलब इन्होंने ज़्यादा मूवीज़ बनाई है ना, फिल्म बनाई है, तो वो सब बंगाली। हाँ, फिल्में हैं इनकी, प्रमुख फिल्में हैं इनकी। अपराजिता, आपको याद रखना होगा, अपराजिता, अप्पू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन और पथेर पंचाली, जो कि बांग्ला में लिखी गई हैं, ठीक है? हिंदी में सिर्फ इनकी दो मूवीज हैं, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। तो आपका ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि शतरंज के खिलाड़ी, या हिंदी फिल्म में दे दिया गया है कि कौन सी इनकी हिंदी फिल्म है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, ठीक है? तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे दिया गया हो आपका, शतरंज के खिलाड़ी तो ये भी हिंदी मूवी है, और सदगति तो ये भी हिंदी मूवी है, ठीक है? तो आपको ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। पिछले प्रीवियस में आया भी है कि इनकी हिंदी फिल्म कौन सी है, सत्यजीत रॉय की। तो शतरंज के खिलाड़ी और सदगति इनकी हिंदी फिल्म है, बाकी इनकी बंगाली फिल्म है, ठीक है? अपराजिता, अप्पू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन। अपराजिता, अप्पू का संसार को ऐसे याद रख लो। फिर जल सागर में देवी चारुलता रहती है, ऐसे याद रख लो, जो कि एक महानगर बना है, वहाँ पे गोपी गायन और बाका बायन रहती है। फिर पथेर पंचाली है। ये सब इनकी बांग्ला की मूवीज़ हैं सारी। सिर्फ शतरंज के खिलाड़ी और सदगति इनकी हिंदी की मूवी है। फिर आगे चलते हैं हम इनकी रचनाओं के ऊपर। रचनाएं हैं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा और बादशाही अंगूठी आदि। रचनाएं हैं इनकी प्रोफेसर शंकु के कारनामे। आप नोट कर सकते हो एज इट इज़, जैसे रचनाएं लिख के और फिर नोट कर लो। सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी 2-3 बार हम पढ़ेंगे तो अच्छे से हमें याद हो जाएगी। सम्मान इनको मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस का लेजेंड डी ओनर आया हुआ है क्वेश्चन कि इनको कौन सा सम्मान मिला है। तो फ्रांस का लेजेंड डी ओनर सत्यजीत रॉय का मिला है, फ्रांस का लेजेंड डी ओनर, इनको सम्मान मिला है। पूरे जीवन की उपलब्धियों पर इन्हें ऑस्कर और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इनको मिला है। 1992 में इनकी 1992 में इनकी मृत्यु हो गई। 1921 में इनका जन्म हुआ था और 1992 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है? 1921 में जन्म हुआ था बंगाल में, पश्चिमी कलकत्ता में, और 92 में इनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत रॉय अगली कतार में है। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म, जो इनकी पहली फीचर फिल्म है, पथेर पंचाली। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहली फीचर फिल्म कौन सी है? पथेर पंचाली, जो कि बांग्ला में 1955 में लिखी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब लिखी गई थी? 1955 में, ठीक है? नोट्स बना लो अच्छे से। उसने रॉय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया था। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। 30 के लगभग इन्होंने फिल्में बनाई हैं। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया।
ध्यान देने की बात यह है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों की पटकथा, लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा रॉय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ में किया है। ठीक है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी, ये याद रखने की ज़रूरत है आपको, इनकी जो कहानियाँ हैं उनमें जासूसी ज़्यादा है। रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण है। आपको पूछ लिया जाएगा कि ये संस्मरण है या कहानी है या क्या है, तो आपको याद रखना है कि जो अप्पू के साथ 2.5 साल है वो संस्मरण है। ठीक है, जो कि पथेर पंचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। ये मूवी आपको मिल भी जाएगी यूट्यूब पे, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सर्जन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया में हमें अपने ग्लैमर से चुंदियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया। अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इसका बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया भाषांतर, यानी कि उसको हिंदी में लिखने वाले कौन है? विलास गीते ने किया था। विलास गीते ने किया था। विलास किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, इनकी पता नहीं होता है कि कैसे बनेगी। बनने या न बन पाने की भी अमूर्त शंकाएं घिरी रहती हैं कि पता नहीं कैसी बनेगी, कब बनेगी, पूरी होगी भी नहीं होगी। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, जैसे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि विलास गीते ने इसका भाषांतर किया था। ठीक है, बंगाली में लिखी गई थी मूवी, एक संस्मरण था। ठीक है, और पथार पंचाली क्या था? संस्मरण था। नहीं, पथार पंचाली तो मूवी थी, लेकिन मतलब इसका जो इसके पथार पंचाली से जो लिया गया था वो था अप्पू के साथ 2.5 साल। ठीक है, बहुत दिक्कतें आती हैं मूवी में। ये मूवी भी मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। अब हमारी चैप्टर शुरू होता है अप्पू के साथ 2.5 साल। ये है आपका अप्पू के साथ 2.5 साल। ठीक है, कि 2.5 साल में, इस 2.5 साल इसलिए लिखा है कि क्योंकि ये मूवी जो है ना 2.5 साल में कंप्लीट होती है। ठीक है, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। ठीक है, इसलिए इस मूवी का नाम 2.5 साल, मतलब पथेर पंचाली इसमें, इसलिए इसका मतलब जो लिखा गया संस्मरण उसका 2.5 साल है। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती भी नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। ठीक है, सत्यजीत रॉय बता रहे हैं यहाँ पे अपने बारे में। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मतलब सत्यजीत रॉय अपने बारे में बता रहे हैं कि जब मैं अपनी नौकरी कर लेता था तब मैं ये शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं होते थे। पैसे ख़त्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तहार दिया, मतलब जो निकलता है ना विज्ञापन, उसको बोलते हैं हम, इश्तहार दिया। रास बिहारी एवेन्यू, ये याद रखने की ज़रूरत है कि कौन सी बिल्डिंग में शूटिंग हुई थी, तो है ये रास बिहारी एवेन्यू की एवेन्यू जिसका नाम था बिल्डिंग का, उसमें फ़िल्म की शूटिंग हुई थी। बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, यानी कि बिल्डिंग में इन्होंने इंटरव्यू के वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरीके का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ कि नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला कि टिया।
उसके साथ आए। उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ लेके आए हो? तो वे सज्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके पास यहाँ लेके आया हूँ। ठीक है, किसी को अपनी बेटी को डालना था वहाँ पे, तो उसके बाल कटवा के बॉय वाले करवा के और उसको लेके आया कि इसको फिल्म की शूटिंग मिल जाएगी, जिसका नाम था टिया। ये भी याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया था। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा था, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पंचाली में अप्पू बना। ठीक है, तो जो अप्पू बना था उस लड़के का नाम था सुबीर बनर्जी। सुबीर बनर्जी याद रखने की ज़रूरत है आपको, ये सुबीर बनर्जी। ठीक है। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मत से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठकुराइन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी बाला देवी, ठीक है, चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। इंदिरा ठकुराइन का एक रोल था वहाँ पे, जो कि दिया था चुन्नी बाला ने। ठीक है। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नाम के एक गांव गए। वहाँ रेल लाइन के पास कास फूलों से भरा एक मैदान था। कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नामक एक गांव। ठीक है, गांव का नाम याद रखना है, पालसिट नामक गांव। ठीक है। और ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि कहाँ कौन से फूल थे फिल्म की शूटिंग के दौरान। तो कास फूलों के से भरा एक मैदान था जहाँ पे शूटिंग हुई थी। क्योंकि फिर जब ये वेट करते हैं 1 साल का, कास फूल आने के बाद ही जब इनकी शूटिंग पूरी नहीं होती तो फिर ये 1 साल का वेट करते हैं, फिर जब कास के फूल आते हैं तब उस फिल्म की शूटिंग होती है। अपूर और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अपू कास फूलों के वन में पहुंचता है। ठीक है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। देखो, सुबह से शुरू होती है और शाम तक सिर्फ आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण, मतलब नए होने के कारण, थोड़े बुराए हुए थे, थोड़े डरे हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए, हम कहाँ गए वे अब सारे कास के फूल। 7 दिन के बाद में वो कास फूल ख़त्म हो गए थे। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे कास फूल खा डाले थे। अब अगर हम उस सब जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, यानी कि फिर फूलों की जो दिखते तो मतलब सूट अच्छा नहीं लगेगा, पता चलेगा सबको, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती, यानी कि मतलब सबको पता चलेगा कि ये कंटिन्यूटी से मूवी नहीं बनी है। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में फिर से, जब वह मैदान कास फूलों से भर गया तब की। यानी कि देखो, कास फूलों के लिए सिर्फ उन्हें 1 साल का वेट करना पड़ा। फिर शरद ऋतु में, सर्दियों में जब कास फूल आए तब उन्होंने फिर शूटिंग की। उस समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ी को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियाँ उस लाइन पर से जाती हैं पहले ही टाइम टेबल पर देखकर जान लिया जाता था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियाँ आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर के केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना ज़रूरी था, ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद कास फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो
तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। ठीक है, यानी कि जो धुआं ऐसे जैसे ट्रेन जा रही है मान लो, ठीक है, और यहाँ पहले धुआं वाली ट्रेन होती थी, ऐसे धुआं निकलता था, और मान लो इधर साइड में सफ़ेद सफ़ेद फूल है, तो ये जो काला धुआं है ये फूलों के ऊपर आए तो वो दृश्य दिखा, मतलब एक लगेगा कि अरे इतना, मतलब इतने सुंदर फूल है और गंदे हो रहे हैं ट्रेन से, तो वो एक दृश्य दिखाना था। पथेर पिंचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान ही नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित नहीं कर पाते। आज आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक कुत्ते, तो आपको ये याद रखना है। देखो हमने कितने लोग आ गए, सुबीर बनर्जी जो अप्पू बना था, ठीक है, फिर दुर्गा आ गई, फिर अब भूलो आ गया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो इनमें कुत्ते का नाम था वो क्या था, चैप्टर में ऐसे पूछ लेंगे कि जी जो पथेर पंचाल अप्पू 2.5 साल में जो कुत्ता मतलब नाम था उसका क्या नाम था, भूलो था, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि भूलो किसका नाम था। नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया, ठीक है, अप्पू को भात खिला रही है। अप्पू की माँ जो है सर्वजया, अप्पू की माँ का नाम यहाँ पे है सर्वजया, सॉरी सर्वजया, ठीक है, याद रखने की ज़रूरत है इसमें। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए बहुत उतावला था, यानी कि उसका खाने पे ध्यान नहीं था। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सरोजया मतलब उसकी माँ, अप्पू की माँ, बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सरोजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर रहता है, जो कुत्ता रहता है उसका। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सरोजा थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है, लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी ख़त्म हो गई थी। देखो एक छोटी सी चीज़, यानी कि अंधेरा हो गया, इस वजह से ये शूट उन्होंने नहीं लिया उस दिन। और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए थे। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर फिर हम बोडाल गाँव का यूज हो रहा है यहाँ पे, गाँव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहाँ जाने पर समाचार मिला कि भुल्लो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। यानी कि अगली बार जब फिर वो 6 महीने के बाद गए तो वो कुत्ता नहीं था इस दुनिया में। अभी तो बहुत सारे लोग आएंगे ऐसे। खबर मिली कि भुल्लो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गाँव में है, यानी कि पता चला कि और एक कुत्ता है वैसा दिखने वाला, अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच यह कुत्ता भुल्लो जैसा ही दिखता था, वह भुल्लो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, बादामी कलर का कुत्ता था, ठीक है। बहुत ध्यान से हमें पढ़ने की ज़रूरत है, यहीं से हमारे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। उसकी दुम का छोर भी भूलो के दम के छोर के जैसे सफ़ेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही समस्या से पथार पंचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाला यहाँ पे आता है श्रीनिवास। मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं, वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी घर के पास आती है। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई ज़रूर खरीद के देंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। इस तरह से का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए फिर से स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस शूटिंग में गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका भी अभी देहांत हो गया है। पहले भूलो चला गया, फिर अभी श्रीनिवास मिठाई वाले चले गए। अब इनके जैसा आदमी भी ढूंढना पड़ेगा। अभी तो आगे आगे देखना और होगा। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, यानी कि मिल तो गया दूसरा आदमी लेकिन उनका चेहरा पहले वाले सज्जन की तरह नहीं था, लेकिन फिर भी काम चला लिया उन्होंने, लेकिन शरीर से वो वैसा दिखता था। शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही देखते थे, उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास
बांस बन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पंचाली फिल्म अनेक लोगों ने कई बार देखी होगी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई है। ऐसा मैंने नहीं सुना है कि ये दूसरा आदमी है। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और उस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि क्यों मिठाई खरीदेंगे। मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाले मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उसके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह था कि कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, नॉर्मल कुत्ते थे जो गांव में रहते हैं। इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरा कुत्ता था, बोलो नहीं था। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी, और और मुझे और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। यानी कि पहले जो फिल्म करते थे उसमें ऐसे कट कट, यानी शूट कर रहे हैं, और फिर इधर से वो एक लेके और हाथ में दो ऐसे कट कट ऐसे करना पड़ता था, बोलना पड़ता था कि इतना शूट हो रहा है, इतना ही। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा, और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में मुश्किल तो बहुत आई, लेकिन बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। इस कारण शूटिंग पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठता रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता करम चाहे वृष्टि घरे जा। मतलब नींबू अभी खट्टे हो रहे हैं और वृष्टि अपने अभी रुक जाओ, ऐसा कुछ कि नींबू के पत्ते हैं ना खट्टे हो गए, हे वृष्टि मतलब वर्षा, आप घर चले जाओ, यानी कि वापस चले जाओ। बरसात ठंड। अप्पू का बदन खुला प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहे थे, यानी कि कांप रहे थे। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर, ब्रांडी मतलब जो कुछ, ब्रांडी यहाँ पे एक ड्रिंक होती है, मतलब ना जो कि अल्कोहल होती है, और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पंचाली फिल्म देखी वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव, फिर से बोडाल गांव आ रहा है, हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गाँव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बाँस की जुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गाँव में और आसपास हमें मिली थी। अब उस गाँव में बिजली भी आ गई थी, पक्के घर, पक्के रास्ते बन गए थे, उस ज़माने में वे नहीं थे। उस गाँव में हमें बहुत बाहर जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोधा कहते थे, कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे, उनका माथा गंजा था। वे अकेले एक झोपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर खुद से ही कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक ही फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, ये जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, फिल्म वाले मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि जो सुबोध दाह हैं वे मानसिक रूप से पेट बीमार हैं। बाद में सुबोध दाह से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वॉयलिन पर लोक गीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे थे। हो, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट।
पक्का पाजी उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ़ार खां। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी कभी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू कर देता था। फुर्सत के समय उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम बहुत प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद नहीं की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सरदर्द बन जाता। जिस घर में हमने पधार पंचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे, उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक अच्छे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। साउंड रिकॉर्डिस्ट यहाँ पे भूपेन बाबू हैं। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते थे। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया और देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। तो ये भी देखो, यहाँ पे अजीब सा एक दृश्य है कि जो भूपेन बाबू इनके साउंड वाले थे, अंदर ही अंदर वो सांप को देख के डर गए। वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके, और वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। ठीक है, तो पूछ सकते हैं वास्तु सर्प से कौन सहमे हुए थे बिल्कुल। तो भूपेन बाबू को दृश्य दिखाई दिया सांप का। ऐसे करके हमारा चैप्टर पूरा होता है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे जो हम बाद में सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू में बना दूंगी, फिर आपके साथ में शेयर करूंगी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में। आप इसके नोट्स बनाइएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा। कुछ होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।